चलिए आर्टिकल को पूरा करते हैं अभी। लास्ट वीडियो में हमने Ni को डिटरमाइन किया था और उसमें हमें दो कांस्टेंट मिले थे, ए और बीटा। तो उनका डिटर्मिनेशन करेंगे तभी आर्टिकल्स जो है वो पूरा होगा हमारा। नाउ सबसे पहले हम ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ए, डिटर्मिनेशन ऑफ ए को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट टोटल नंबर, एज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन ए सिस्टम। कांस्टेंट होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी n की वैल्यू i इज इक्वल टू 1 से लेकर के जितने भी हों ni, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ni ये है हमारा, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है a, और इसका भी हमने क्या ले लिया, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k e की पावर माइनस बीटा ui के बराबर है। और ये जो ni है ये हमेशा फिक्स रहेंगे, इसकी वैल्यू हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, n के बराबर। और वी कैन राइट n, दिस इज इक्वल टू a इंटू में z हमने ये सारा मान लिया है। इस सारे को क्या कंसिडर कर लिया है, z, यानी z की वैल्यू हमारे पास क्या है हियर, z इज इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा ui। तो a की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो a कितना आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू n बाय में z। और जब हमें a मिल गया तो इसको इस इक्वेशन 5 के अंदर आप पुट कर सकते हैं। सो ni दिस इज इक्वल टू a की जगह क्या आ गया, n बाय में z इंटू में e की पावर माइनस बीटा ui है हमारे पास, and this is e की पावर माइनस बीटा ui is called बोल्ट्जमैन फैक्टर। इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर का नाम दे देते हैं, and this equation is named as 6 नंबर। तो यहाँ हमने किसको डिटरमाइन कर लिया, a को डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल ni है, कांस्टेंट होते हैं जहाँ तक भी चलेगा, और ni की वैल्यू क्या है, दिस वन, तो ये हमने पुट कर दिया। इस सारे को z कंसिडर कर लिया। सो n इज इक्वल टू a बाई जेड, a कितना आ गया, n अपॉन में z आ गया। यहाँ हमने इसको पुट कर दिया, टर्म आ गई ये। अब बीटा को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बीटा। क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इन कंपैरिजन थोड़ा सा अलग है इसका। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा को डिटरमाइन कर लेते हैं। अब बीटा को जब हमने डिटरमाइन करना है तो इसको हीट की टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर a small amount of heat, small amount of heat dq is supplied to the system, supplied to the system। हमने सिस्टम को थोड़ी सी हीट दे दी है बाहर से, और जब हीट देंगे तो इसका मतलब ये है ड्यू टू दिस हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी की वजह से सम ऑफ मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम सेल ऑफ लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। यानी कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो एनर्जी से हायर एनर्जी सेल्स में चले जाएंगे, और जब वो एनर्जी से चले जाएंगे तो लेट dN1
DN2 एक्सेट्रा चेंज हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। DN का मतलब चेंज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल 1, 2 एंड एक्सेट्रा। यानी पहली शेल में चेंज हो गए DN, दूसरी शेल में चेंज हो गए DN2। अब कितने चेंज हुए हैं, कम हुए हैं, ज़्यादा, वो हम देख लेंगे बाद में। कहने का मतलब जैसे ही हमने सिस्टम को एनर्जी दी, उनके जो लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स थे वो हायर एनर्जी शेल्स के अंदर चले गए। इस वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो गए। तो 1 में कितने चेंज हुए, DN में, 2 में, DN2 एक्सेट्रा, इस तरीके से चेंज होते चले गए। और जब हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो थर्मोडायनेमिक लॉ क्या कहता है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स an increase in internal energy at constant volume, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है उनका, is given by, तो इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होती है उनकी। इंटरनल एनर्जी को DU लिखते हैं, या इसको लिख लो आप DQ, हीट या एनर्जी, और ये होती है T इंटू में DS, ये वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम DS को निकालें तो ये आ गया DU अपॉन में T, ये इसके नीचे चला गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या चल रहा था, 6 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, एक आर्टिकल हमने एंट्रोपी का किया था जस्ट इससे पहले बेसिक अप्रोच से, वहाँ पर एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, और उस इक्वेशन में हमने एंट्रोपी S इज इक्वल टू निकाला था K ln W के बराबर। इक्वेशन नंबर आल्सो वी नो S इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो क्योंकि DS चाहिए हमें, तो DS दिस इज इक्वल टू K D ऑफ ln W हो गया। ठीक है, तो DS दिस इज इक्वल टू K, इसका डिफ्रेंशिएशन हम पहले निकाल चुके हैं। ln W की वैल्यू किस इक्वेशन में थी हमारे पास, यहाँ पर ln W की वैल्यू थी, ये देखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ln W, इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1, ln W की वैल्यू हमने लिख दी NLN माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to K NI ln NI, ये टर्म आ गई हमारे पास। दिस इज इक्वल टू K, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to K, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज, सॉरी फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन इनटू में DNI, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि n कांस्टेंट है इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, पहले भी हमने किया था इसको। माइनस को यहाँ ले लेते हैं, माइनस K DNI ln I प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, समेशन I इज इक्वल टू 1 to K एंड DNI। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से डिफ्रेंशिएशन हमने किया है, अभी तक कोई इसमें चेंज खास हमने नहीं किया। नाउ DS दिस इज इक्वल टू माइनस के K, टोटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ भी आया था, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 में, DN की वैल्यू DNI का समेशन दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 से हमने लिख दिया। तो ये टर्म रह गई सिर्फ समेशन दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to K DNI ln I, ये टर्म हमारी क्या हो गई
0 के बराबर हो गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समेशन i इज इक्वल टू 1 to k dni दिस इज इक्वल टू 0 हो गया है हमारा। ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब ni की जो वैल्यू हमारे पास है उसको हमने पुट करना है। ठीक है, क्योंकि ये lni है हमारे पास, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ ni फ्रॉम इक्वेशन ni की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ni। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में ni की जो वैल्यू है जिसमें a b है उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी गेट ds के अंदर यहाँ पर हमने इसको पुट करना है। कि आप इसको चाहें तो नाम दे दें इक्वेशन नंबर 8 आ गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ds दिस इज इक्वल टू माइनस का k समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ln। ठीक है, ni की जगह आ गया a e की पावर माइनस बीटा ui इंटू में dni। ठीक है, ni की वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, ni क्या था हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a e की पावर माइनस बीटा ui, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, dni इसके साथ में। सो दिस इज इक्वल टू माइनस के समेशन i इज इक्वल टू 1 to k। अब ln अंदर ले जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा यहाँ, लेकिन एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ लॉगरिथम जाते ही वो टर्म खत्म हो जाती है। तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, ln a माइनस, अब लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल के साथ चला गया तो ख़त्म हो गया, तो क्या रह गया, माइनस बीटा ui और इनटू में dni आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस के ln a को बाहर ले लेते हैं और समेशन i इज इक्वल टू 1 to k dni मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर इसके साथ माइनस। ठीक है, k को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन भी लेंगे, i इज इक्वल टू 1 to k। ठीक है, और बीटा यहाँ लिख दिया k और ui dni, यानी कहने का मतलब समेशन को दोनों टर्म के साथ लिख दिए, यहाँ पर भी इसके साथ और यहाँ पर भी इसके साथ। जो कांस्टेंट वैल्यू थी बीटा वो बाहर ले ली और इसमें ln को हमने a के साथ बाहर ले लिया है। अब फिर हमारे पास dni समेशन i इज इक्वल टू 1 to k आ गया, और जब भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो 0 ही रहता है। दिस इज इक्वल टू माइनस k ln। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 के बराबर, ये 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, और माइनस बीटा के ui dni का मतलब 1 रखेंगे तो एनर्जी 1 की, 2 रखेंगे तो 2 की, k रखेंगे तो k की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, du के बराबर, du के बराबर, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ds दिस इज इक्वल टू, हमने माइनस को बाहर ले लिया और वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ, ये टर्म तो 0 हो गई, बीटा k इंटू में du है क्या चीज़ एक्चुअल में हमारे पास, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ui dni एंड दिस इज इक्वल टू du के बराबर है ये टर्म। तो ये टर्म रह गई बीटा k और इंटू में d। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर माइनस प्लस की गड़बड़ हो गई, ये माइनस जब यहाँ पर जाएगा
तो माइनस हो गया और ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस रहेगा वैल्यू। तो ds की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बीटा इंटू के डी यू के बराबर। अब जो ds है वो हमारे पास एक और वैल्यू से मिला था हमें, इंटरनल एनर्जी डी यू अपॉन में टी, ये भी था थर्मोडायनेमिक लॉ से सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा था हमने, इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 6। अब इसको नाम दे देते हैं 7, 8, 9 दे देते हैं। 9 और 6 को इक्वेट कर दो क्योंकि ds के बराबर है। फ्रॉम 9 एंड 6 बीटा के दिस इज इक्वल टू डी यू ओवर में टी। डी यू से डी यू कैंसिल हो गया हमारे पास, तो बीटा की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास, 1 ओवर के टी। ये वैल्यू हम आज तक लिखते आ रहे हैं बहुत सारे आर्टिकल्स में, लेकिन डिटरमाइन हमने यहाँ पर की। एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड कांस्टेंट, this is required relation where k is known as Boltzmann constant। Boltzmann constant k की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर है। तो जब k की वैल्यू बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, Therefore Ni हमारे पास यहाँ ये लिखा हुआ था ऊपर, हमने यहाँ यूज़ करा था ना इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, a इंटू में e की पावर बीटा कितना आ गया अब हमारे पास, माइनस यू आई ओवर के टी। दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। एन आई हमें अब मिल गया है ये। अब प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं इसकी। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल will have energy ui is given by। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी पार्टिकल के लिए, पी यू आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन आई जिसकी निकालना चाहते हैं अपॉन में टोटल, यू आई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो एन आई नंबर पार्टिकल की निकालना चाहते हैं, टोटल ये हैं, तो एन आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ए इंटू ई की पावर माइनस यू आई ओवर के टी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और a बाय एन कॉन्स्टेंट मान लिया हमने, यू आई दिस इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस यू आई ओवर के टी, ठीक है। तो c क्या है हमारे पास, a अपॉन में n। दिस इज द वैल्यू ऑफ अनदर कांस्टेंट c। अब इसको डिटरमाइन c को निकालना है और प्रोबेबिलिटी सभी पार्टिकल्स की होगी ही होगी, तो कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं जिसकी एनर्जी ना हो, और जिसकी एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू 1। अप्लाइंग certain condition that sum of the probability of all possible cell in a system must be equal to 1, यानी कि टोटल जितने भी शेल्स हैं हमारे पास i इज इक्वल टू 1 to k, p u i सभी की एनर्जी होगी, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सब का सम टोटल कितना हो जाएगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जैसे
एक बार हेड आए एक बार टेल आए तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सब का सम हमेशा कितना होता है 1 के बराबर। तो हमने यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी की एनर्जी की प्रोबेबिलिटी निकाल दी और उन सब का सम कर दिया। ठीक है, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सब का सम हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। और जब ये 1 के बराबर है तो इस इक्वेशन नंबर 10 के अंदर इस वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं सी की जगह। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई इज 1 हो गया तो सी ई की पावर इक्वेशन 10 बिकम्स समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k सी ई की पावर माइनस यू ओवर के टी एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर आ गया सर। तो c निकालना है तो c को बाहर ले लो, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k e की पावर माइनस यू ओवर के टी दिस इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 ओवर समेशन i इज इक्वल टू 1 to k e की पावर माइनस यू ओवर के टी आ गया। तो c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 के अंदर दोबारा से पुट कर देते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10, c को पुट करो तो p u i दिस इज इक्वल टू c की जगह ये सारा कुछ पुट करना है तो 1 अपॉन समेशन i इज इक्वल टू 1 to k e की पावर माइनस यू ओवर के टी इंटू में ये ऊपर है अलग से इंटू में क्या था हमारे पास e की पावर माइनस यू ओवर के टी यू आई ओवर के टी। So this is the required probability, ठीक है, which gives the sum of all the factors overall energies। तो अब हमारा जो है ये आर्टिकल जिसमें हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू को डिटरमाइन किया है और हमने ए और बीटा दोनों को ही डिटरमाइन कर लिया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से हैं ये जितने भी अब हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे बेसिक अप्रोच पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना है। थैंक यू।